नाजरीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। एक तरफ तालिबान के खौफ में मुब्तला पाकिस्तानी अवाम, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव से परेशान पाकिस्तानी हुक्मरान। ये तल्ख सच्चाई है कि पाकिस्तान के हर इलाके में दहशतगर्दों ने अपनी रिट कायम कर रखी है, जिसकी वजह से वो मुसलसल दहशतगर्दाना वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में ड्रोन हमले करके दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया है और अब अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करके वहां से निकलना चाह रहा है, यही बात पाकिस्तानी तालिबान को रास नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी शामिल है। यही वजह है कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने नेटो के ट्रकों पर एक बार फिर हमला कर दिया है। पाकिस्तान के कबायली इलाके खैबर में तालिबान दहशतगर्दों ने नेटो के काफिले पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने इस हमले को उस वक्त अंजाम दिया जब नेटो का काफिला अफगानिस्तान की सरहद पर तैनात नेटो की गाड़ियों को ले जा रहा था। तभी रास्ते में दहशतगर्दों ने काफिले पर हमला कर दिया और 4 ट्रकों को नजरे आतिश भी कर दिया। इस हमले में ट्रक ड्राइवरों समेत दीगर कई अफराद हलाक कर दिए गए और कई बुरी तरह जख्मी भी हो गए। अक्सर नेटो सप्लाईज के ऊपर हमला करते हैं जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की दी जा रही होती है। इसके कई वजह हैं। पहले जब उनके पास हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आर्म्स, एमुनिशन, राशन, क्लोथिंग की कमी होती है तो नेटो सप्लाईज को कॉन्वॉय को हमला करके अपनी कमी को पूरा करते हैं। दूसरा, वो साफ तौर पे पाकिस्तान की आर्मी और ISA के इशारे के ऊपर इस माफी की कार्रवाई करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी की कोशिश है कि अमेरिका से और नेटो से प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए। इससे पहले भी दहशतगर्द कई बार नेटो के ट्रकों को निशाना बना चुके हैं। जुलाई 2019 में भी खैबर में ही नेटो कंटेनर पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, जिसमें ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया था। पाकिस्तान की जानिब से नेटो की सप्लाई भी कई मर्तबा मुअत्तल की जा चुकी है। पहली मर्तबा 2010 में उस वक्त मुअत्तल की गई जब नेटो हेलीकॉप्टरों की फायरिंग से 2 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए थे, जिसके एहतजाज में 1 हफ्ते तक नेटो सप्लाई बंद कर दी गई थी। उसके बाद 2011 में भी नेटो हेलीकॉप्टरों ने सलाला के 2 चेक पोस्टों पर हमला कर दिया, जिसमें 24 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए थे। जिसके बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये सप्लाई बंद कर दी गई, जो जुलाई 2012 में जाकर बहाल हुई। उसके बावजूद CIA के जासूसी तैयारे कबायली इलाकों पर हमले करते रहे और दहशतगर्दों को निशाना बनाते रहे। उस वक्त पाकिस्तान की तमाम फौजी और सिविलियन क़यादत यक आवाज थी, मगर अमेरिका के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अफगानिस्तान में नेटो सप्लाई के लिए 2 जमीनी रूट हैं और दोनों का आगाज कराची के बंदरगाह से होता है। पहला रूट खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते से तुरखम के मकाम पर अफगानिस्तान में दाखिल होता है और काबुल पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। ये सप्लाई शुमाली अफगानिस्तान को सैराब करती है, जबकि दूसरा रूट बलूचिस्तान से गुजरता हुआ चमन के मकाम पर अफगानिस्तान में दाखिल होता है और कंधार उसकी आखिरी मंजिल है। ये सप्लाई जुनूबी अफगानिस्तान के लिए मुख्तस है। पाकिस्तान में तालिबान और अलकायदा का महफूज गढ़ कबायली इलाका ही है और पहली मर्तबा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, उसके पीछे भी तालिबान का ही हाथ माना जा रहा था, क्योंकि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत और कबायली इलाकों में अमरीकी ड्रोन हमलों की मुखालफत पर सियासत करती आई है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत कायम है। खैबर पख्तूनख्वा जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का हब कई कारणों से बना है। सबसे पहले जब मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ मिलजुल कर टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू की, उस समय जो टेररिस्ट थे, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से सोवियत रशिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे,
अफगान टेररिस्ट जो थे और अरब टेररिस्ट थे, दे फेल्ट लेट डाउन और उन्होंने अपने आप को इस इलाके में स्थापित किया अमेरिकन और नेटो फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक नीचे गिर चुके हैं, जिनमें बेहतरी सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी से ही आ सकती है। IMF हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक या यूरोपियन ममालिक, हर कोई उसी वक्त पाकिस्तान की मदद को आएगा जब अमेरिका की तरफ से इशारा मिलेगा। नेटो सप्लाई पर हमले तो जारी हैं, मगर पाकिस्तान को नेटो सप्लाई की वजह से जो डॉलर मिल रहे हैं, जो US एड के डॉलर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर खर्च हो रहे हैं, या जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे पाकिस्तान की इमदाद कर रहे हैं, उसका मुतबादिल क्या होगा? जो कुछ उसे अपनी नाजुक माशी हालत के मोड़ पर मिल रहा है, उससे भी वो महरूम हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम को आज दो तरह के दहशतगर्दों का सामना है। एक गिरोह है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जिसके सैकड़ों दहशतगर्द पाकिस्तान के कबायली इलाकों के साथ साथ बलूचिस्तान में भी बेशुमार सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को मौत के घाट उतार चुके हैं। वहीं दूसरा गिरोह लश्कर झांगवी का है, जो पाकिस्तान में मौजूद अहले तशय्युअ को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। तो आइए आज इसी पर मजीद देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द 2008 से लेकर अब तक मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों में 70,000 से ज्यादा शहरियों को हलाक कर चुके हैं। ये तहरीक पहले स्वात में मंजरेआम पर आई थी, लेकिन आज ये पूरे वजीरिस्तान एजेंसी में फैल चुकी है। लश्कर झांगवी वैसे तो पंजाब के शहर झंग में अपनी असास रखता है, लेकिन अब उसने अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला कराची से क्वेटा तक फैला लिया है। मौलाना हक नवाज जंगवी ने जब लश्कर जंगवी बनाया था तो हुकूमत को चाहिए था कि उसको शुरू में ही बैन कर दी और इसकी रिकमेंडेशन बाकायदा दी गई थी, लेकिन हुकूमत ने नहीं किया। अब क्या कह सकता हूं कि हुकूमतें हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने से शाई अवे करती रही हैं। मैं तो शुरू से इस चीज का रोना रो रहा हूं। तहरीक तालिबान और लश्कर झांगवी दोनों का तरीक़ाकार एक ही जैसा है। खुद साख्ता धमाका खेज मादे का इस्तेमाल, खुदकुश हमले और घात लगाकर फायरिंग करना, लेकिन मकासद दोनों के अलग हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी अवाम, आइन, कानून और सियासी निज़ाम, उसकी हुकूमत और रियासती एजेंसियों के खिलाफ जंग कर रही है। उसकी क़ुव्वत का ज़्यादातर इर्तिकाज़ फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में है, और ये तहरीक पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी खतरनाक अज़ाइम के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ लश्कर झांगवी है, जो मुसलसल अहले तशय्युअ को ही अपना निशाना बनाती रहती है। 13 साल से 14 साल से जो ड्रामा चल रहा है, ये जो है पीछे से वार करने वाली जो बेगैरत जो ये लश्कर जंगवी के नाम नहाद जो उन्होंने बनाया हुआ, ये तो अफगान खोल कर ये सुन ले तो भाई ये शहर, ये मुल्क हमारा है। ये किसी के बाप की जगह नहीं है कि या हमें यहाँ से रोका जाए कि वह कारोबार नहीं करे, यहाँ से सफ़र नहीं करे। ये किसी के बाप की मलकियत नहीं है। हमने यहाँ पर कुर्बानियाँ दी है। हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान से अपना खून लाया है, खून बहाया है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि हमें यहाँ से रोका जाए कि भाई जुलूस नहीं निकालो या कारोबार नहीं जाओ या सफर पे आप नहीं जाओ। हजारों लोगों का खून बहाकर भी इंतकाम ठंडा नहीं हुआ, तो अब भी ये अपनी कार्रवाइयां जारी रखने की बात कर रहे हैं। इनके सामने तो हुकूमत भी बेबस है, और अहले तशय्युअ ही एक अरसे से हुकूमत की इस बेबसी की भेंट चढ़ते आ रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिससे जनाजे ना उठे हों।
अब तो यूं लगता है जैसे मौत हर लम्हे उनका पीछा कर रही है। अपना वतन उन्हें पनाह देने को तैयार नहीं, और जिसे मादरे वतन की गोद पनाह ना दे उसे जाए अमा कहाँ मिलेगी। अब तो लोगों को इमरान खान पर भी एतबार नहीं रहा। वो तो इख्तिदार की नई बंदरबांट में ऐसे लगे हैं कि उन्हें अवाम के जानोमाल की कोई फिक्र ही नहीं। उन्हें तो इख्तिदार की गुलाम गर्दिशों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। हालांकि एक वो वक्त भी था जब तमाम लीडरों के मुंह पर कुफ्ल लगा था, तो इमरान खान ही एक ऐसा बाहिम्मत लीडर साबित हुआ था जिसने लश्कर झंगवी की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। लश्कर झंगवी का मैं नाम लेके कहता हूँ कि इस दहशतगर्दी को अगर आप इस्लाम का नाम दे रहे हैं, ये अगर आप इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई इस्लाम से दुश्मनी नहीं कर सकता। इस्लाम तो है इंसानियत का नाम। ये तो आप काफिरों को भी ये नहीं कर सकते जो आप अपने ही मजहब के एक दूसरे तरीके को कर रहे हैं। मैं आपकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपकी सख्त मजम्मत करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी आप कर रहे हैं, आप इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप इंसान के भी दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन। अफसोस सद अफसोस कौम के उन रहनुमाओं पर जो मौत के खौफ में मुब्तला हैं, जो डर कर लश्कर झंगवी का नाम नहीं लेते। ऐसे रहनुमा दुश्मनों की आंखों में कैसे आंखें डालेंगे? वो कैसे मौत की कश्ती पर सवार अहले तशई को ये तसल्ली दिला पाएंगे कि अब खत्म हुआ खेल कश्तियां डुबोने का? क्योंकि हालात की कश्ती अब उन्हें भंवर में ले आई है। उनके सैकड़ों जवान कत्ल हो चुके हैं। कुछ के बाजू नहीं रहे, कुछ के सीनों पर बारूद के निशानात हैं, तो कुछ पैरों से महरूम हो गए हैं। जिन्हें दहशतगर्द मौत ना दे सके, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए माजूर बना गए। क्या ड्रामा चाहे 13 साल से इन्होंने, ये बेगरतों की तरह हर तरफ से पीछे से वार, औरतों पे, बच्चों पे, जो है ना बेगुनाह लोगों गरीब जो जा रहे हैं सब्जी वालों पे, ये स्टूडेंट जा रहे हैं बच्चों पे और लड़कियों पे, ये जो वार कर रहे हैं, इनको जो है ना जवानों से पाला नहीं पड़ा है। ये जो है ना मर्द से इनको पाला नहीं पड़ा है। ये हमें तारीख दे कि भाई कहाँ आना है, हमने उनके साथ जैसे भी वो बोलते हैं हम उनके साथ वो करेंगे। कुल मिलाकर अहले तशई के लिए पाकिस्तान बड़ा ही अजियतनाक मुल्क बनता जा रहा है। उनकी बस्तियों में हर तरफ मातम ही मातम है। लेकिन जब जिंदा लोग जिगर थाम कर गोरिस्तान जाते हैं, कब्रों पर फूल बिखेरते हैं और शाम होने पर चिराग रोशन कर देते हैं, तो ऐसे में मौत का संदेशा लाने वाली अंधी आंधी इन चिरागों को भी बुझा देती है। इस वक्त पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कई तरह के खतरात में घिरता जा रहा है। हालांकि दहशतगर्दी इस मुसीबत की घड़ी में भी पाकिस्तान के लिए एक ऐसा नासूर बनी हुई है जिससे निजात हासिल करना पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए भी सबसे मुश्किल अमर साबित हो रहा है। गुज़श्ता दिनों में दहशतगर्दी का एक ऐसा ही वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया, जहां दहशतगर्दों ने OGDCL यानी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के कारवां पर हमला करके 7 सिक्योरिटी गार्ड समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 एहलकारों को हलाक कर दिया। इसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में बरसों से जारी दहशतगर्दी ने अब एक भयानक शक्ल अख्तियार कर ली है। शिद्दत पसंदों की गैर इंसानी हरकतें पूरे पाकिस्तानी मुआशरे को तबाह करने पर आमादा हैं।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की पॉलिसियां ऐसी हैं जिससे अवाम को निजात दिलाने की बजाय उसमें मजीद इजाफा ही पैदा कर रही हैं। यही वजह है कि दहशतगर्द मुसलसल खुदकुश हमले करके आम शहरियों के साथ साथ पुलिस एहलकारों को भी मौत के घाट उतार रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक बार फिर दहशतगर्दी का एक ऐसा ही वाकया बलूचिस्तान में पेश आया, जहां दहशतगर्द ने OGDCL यानी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के कारवां पर हमला करके 7 सिक्योरिटी गार्ड समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 एहलकारों को हलाक कर दिया। फिलहाल जो तहकीकात की रिपोर्ट साहब आ रहा है उसके मुताबिक ये सुसाइड ही था। फिलहाल की रिपोर्ट अभी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। अभी तक मालूमात के मुताबिक ये सुसाइड था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक ग्वादर से कराची जाने वाले OGDCL के कारवां पर हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान कोस्टल हाईवे पर और मारा के करीब फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें FC बलूचिस्तान के 7 एहलकार और 7 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हलाक हो गए। इस हमले से 2 दिन कबल खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला शुमाली वजीरिस्तान में भी एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर किए गए रॉकेट हमले की वजह से पाक फौज के 2 एहलकार हलाक हो गए थे। अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता कुछ बरसों से पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की जानिब से लगातार हमले हो रहे हैं। इन हलाकतों के बाद ये हकीकत एक बार फिर वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्द गिरोह, उनके खैरख्वाह और तरगीब देने वाले ही हैं। एक अच्छी फजा को कायम रखने के लिए इन सियासी पार्टियों को किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इनके किरदार को ही आवाम देखते हैं। आवाम देखते हैं कि हमारा लीडर कौन सा है, हमारा लीडर क्या फसाद पसंद है, क्या अमन पसंद है, और ये अमन पसंद में कौन से लोग हैं जो अमन चाहते हैं और कौन ऐसे लोग हैं कि जो फसाद चाहते हैं। दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। रोजाना दर्जनों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, बीमारी, बिजली, गैस और पीने का साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी और दीगर कई संगीन मसाइल का पाकिस्तानी कौम को सामना है। लेकिन दहशतगर्दी के मुकाबले में ये मसाइल बहुत छोटे नजर आते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह दहशतगर्दी का खात्मा हो, क्योंकि जिंदगी के तहफ्फुज के बगैर बाकी सब कुछ बेकार है। हालांकि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए शुमाली वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दहशतगर्दाना हमले आज भी वैसे ही जारी हैं जैसे ऑपरेशन से पहले हो रहे थे। बलूचिस्तान में फिर से रोजाना कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश आने लगा है। कराची में आज भी रोजाना 10 से 12 लोग दहशतगर्दों की अंधी गोली का शिकार बन रहे हैं। 30,000 से ज्यादा कराची के ताजिर, सरमायाकार, छोटी सनतें, बड़ी सनतों के से मुतालिका लोग ये कराची छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उन असबाब के खात्मे पर तवज्जो न दी जाए जो दहशतगर्दी को जन्म दे रहे हैं। साथ ही साथ दहशतगर्दों की तरबियत गाहों और पनाह गाहों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। दहशतगर्दी और बम धमाकों में हो रहे नुकसानात की तलाफी के लिए तमाम तर हुकूमती वसाइल और जराए इस्तेमाल में लाकर अवाम की जानो माल के तहफ्फुज को हर कीमत पर यकीनी बनाना होगा और दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत है। तभी जाकर दहशतगर्दाना वारदातों पर काबू पाना मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची में कारोबार करना अब आसान नहीं रहा। वैसे तो दहशतगर्दी की वजह से तकरीबन गुज़श्ता 15-16 बरसों से कराची में कारोबार करना एक जोखिम भरा काम बना हुआ है, लेकिन गुज़श्ता 4-5 बरसों से तो हालात और भी नाजुक बने हुए हैं। कराची के कारोबारियों को कारोबार करने के लिए एक मोटी रकम जराइम पेशा गिरोहों को देनी पड़ती है, जिनका ताल्लुक किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम से जरूर होता है।
इन दहशतगर्द तंजीमों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा और कई दूसरी दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं। तो आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। पर्ची, पैसा और मौत के कारोबार के जरिए दहशतगर्द कराची में तिजारत की सुर्ख दास्तान लिख रहे हैं। जबरन पैसा वसूलने के लिए ताजिरों को पर्ची भेजी जाती है। उसके अंदर गोली, एक फोन नंबर और साथ लिखा होता है भत्ता दो या फिर गोली मुकद्दर बनेगी। जिसने पैसा दे दिया वो बच गया और जिसने नहीं दिया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान भत्ता न मिलने की वजह से 100 से ज़ायद अफराद को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इस खौफ के पेशे नजर कराची का कारोबारी तबका सदर ममलिकत से लेकर वजीर आजम तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मिलने वाली धमकियों का सिलसिला नहीं थम सका है। पता और बढ़ती और ये पर्ची और इसका जो सिस्टम शुरू हो गया है उसको रोकना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है उसको सजाएं जब देगी तो मैं समझता हूं क्रिमिनल जो है वो काबू में आ जाएगा। कराची में पर्ची, पैसे और मौत के इस कारोबार से दहशतगर्द तंजीमें और जराइम पेशा अफराद रोजाना 1.5 करोड़ रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। रोजाना कारोबारियों की अगवाकारी और कत्ल की वारदातों ने उन्हें इस कदर खौफजदा कर दिया है कि वो मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। ये पाकिस्तान जब से बना है और जितने लोग इक़्तिदार में आते रहे और इक़्तिदार के लालच में मजीद इंतजार में बैठे रहे, उनके नारे यही होते रहे कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, और किसी ने कोई मसला हल नहीं किया। उसकी वजह से ये हुआ कि पाकिस्तान में मजीद तबकात बढ़ते चले गए। जो दुनिया की तारीख में जिसने भी तबकात को खत्म करने की कोशिश करी, लोग उसके पीछे पड़ गए। किसी को फांसी चढ़ा दी, किसी को जहर दे दिया गया और किसी को कत्ल कर दिया गया, किसी को आग में डाल दिया गया। ये जो लीडर पैदा हो रहे हैं ये तबकात को खत्म नहीं कर रहे, ये अपने आप को सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं और लोगों के छोटे छोटे मसाइल से खेल रहे हैं। कराची के हालात पहले ही अबतर थे, लेकिन जब से कारोबारियों और सरमायाकारों को भत्ते के लिए निशाना बनाया जाने लगा है, तब से ये कारोबारी तबका कराची से अपना कारोबार और पैसा दोनों ही समेट रहे हैं। कारोबारी खौफजदा हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे खानापूरी में लगे हुए हैं और हुकूमत अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। किसी भी त्योहार की मुनासबत से कारोबारियों को कमाई की उम्मीद होती है, लेकिन कराची में हर वक्त खौफ की फिजा छाई हुई है। ताजिर अपनी दुकानों को बंद रखने पर मजबूर हैं, क्योंकि दुकान खुलते ही उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं और अगवा भी कर लिया जाता है। छोटे कारोबारी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो ना तो पैसा दे पा रहे हैं और ना ही उनके पास इतने वसाइल हैं कि कहीं दूसरी जगह हिजरत कर पाएं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक फैसले में, अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही थी कि इस कराची के अंदर जो सियासी जमातें हैं, अक्सर उनका लफ्ज़ था कि बेशतर जो सियासी जमातें हैं और मजहबी जमातें हैं, उनके अपने विंग्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो अस्करी विंग्स जो है ना उनके मौजूद हैं। तो जाहिर है कि एक ये अगर खुद बरसर इक़्तिदार जो पार्टीज़ हैं या बरसर इक़्तिदार ना भी हों, वहाँ पे जो मौसर पार्टीज़ हैं, अगर उनके अस्करी विंग्स वहाँ पे मौजूद हों तो जाहिर है फिर अमन किसने कायम करना है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जितने भी
कल अदम जमातें हैं, उन्होंने अपने मराकज़, उन्हें यूं लगता है कि जैसे सबसे आसान है कि वो कराची के अंदर जाके पनाह लें। जो अब आप देखें कि लश्कर जंगवी के बड़े लीडर आपको वहाँ पे मिलेंगे, आपको अल-कायदा के बड़े बड़े कमांडर वहाँ पे छुपे हुए हैं, वहाँ पे जुंदुल्ला जो कि अपना अमरीकी है वहाँ पर ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह ये भी एक बड़ी अहम बात है कि कराची के अंदर जब ज़िम्मेदार जो इदारे हैं या ज़िम्मेदार जो सियासी जमातें हैं या हुकूमतें हैं, वो अगर अपने अस्करी विंग्स रखेंगी तो फिर ये मसाइल इसी तरह से ज़ाहिर है दूसरों को भी मौका मिलेगा। इमरान खान बैरूनी मुल्कों के सरमायाकारों को कराची में सरमायाकारी करने के लिए घूम घूम कर दावत देते रहे, लेकिन उसी कराची में अपनी सुपरमेसी के लिए दहशतगर्दों और मजहबी और सियासी जमातों के बीच होड़ लगी हुई है। मगर सवाल ये है कि आखिर किस मुंह से इमरान खान बैरूनी सरमायाकारों को कराची का रुख करने के लिए सरमायाकारी की दावत दे रहे थे? ये समझ से बाहर की बात है। वैसे भी कराची की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें संभालना इमरान खान के बस की बात नहीं रही। कराची में पैसों की वसूली और बैंक डकैती की वारदातों में इजाफे की एक बड़ी वजह दहशतगर्द तंजीमों का बढ़ता दायरा भी है। दहशतगर्दी के कारोबार को चलाने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो लूटमार, बैंक डकैती और लोगों से जबरन वसूली करते हैं। रवां साल ही 7 बड़े बैंकों से करोड़ों रुपए लूट लिए गए, लेकिन अभी तक न वो बैंक डकैत पकड़ में आ सके हैं और न ही कारोबारियों से जबरन पैसों की वसूली करने वाले दहशतगर्द। ऐसे में कराची के अवाम की जिंदगी में उम्मीद की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।